इस वीडियो के अंदर मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, शेयर इन बीम्स। बीम्स के अंदर जिस तरह के फ्लेक्सुरल एक्शन होता है उस तरह से शेयर एक्शन भी होता है। तो एक बीम को दोनों एक्शंस को रेजिस्ट करना होता है। अगर वो फ्लेक्चर में बहुत स्ट्रांग है तो उसका, लेकिन शेयर में वीक है तो उसका फ्लेक्चर में स्ट्रांग होना किसी काम का नहीं है। तो बीम को फ्लेक्चर और शेयर दोनों को रेजिस्ट करना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं शेयर को डिस्कस करूँगा कि बीम शेयर को कैसे रेजिस्ट करता है, किस तरह से कौन सी फोर्सेस होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं शेयर के अंदर, किस तरह के डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं बीम्स जब उनके ऊपर शेयर लोडिंग आती है। कंक्रीट बीम्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा कि बीम्स में अगर वेबर रीइंफोर्समेंट हो तो फिर वो किस तरह बिहेव करते हैं, और अगर ना हो तो फिर उस केस में किस तरह बिहेव करते हैं। और फिर मैं डिस्कस करूँगा कि उसके बाद मैं ACI प्रोविजंस डिस्कस करूँगा कि एक शेयर का एनालिसिस, बीम्स का शेयर एनालिसिस कैसे करना है, और इसी तरह शेयर डिज़ाइन हमने कैसे परफॉर्म करना है। और फिर हम क्विकली एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये मेरे टॉपिक्स हैं, बिहेवियर ऑफ बीम्स फेलिंग इन शेयर विदाउट वेब रीइंफोर्समेंट एंड देन वेब रीइंफोर्समेंट। फिर एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ RC बीम्स फॉर शेयर, ACI कोड को हम डिस्कस करेंगे, ACI कोड के फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। और फिर हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखेंगे जिसके अंदर हम सिंपली सपोर्टेड बीम का शेयर डिज़ाइन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिहेवियर ऑफ बीम्स विदाउट वेब रीइंफोर्समेंट को समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। ये लियोनहार्ट एंड वाल्थर ने इस काफ़ी पहले एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिनकी बेस पे बड़ी हद तक हमारा नॉलेज रिलाई करता है, जिसके ऊपर हमारा बड़ी हद तक नॉलेज बेस करता है। उसने क्या किया कि उसने 10 बीम्स कास्ट किए। वो 10 बीम्स का ये क्रॉस सेक्शन था, सारे बीम्स का एक ही क्रॉस सेक्शन उसने रखा ये, और 10 डिफरेंट बीम्स कैसे कास्ट किए, उनके डिफरेंट स्पैन्स कास्ट किए। उन डिफरेंट स्पैन्स को उसने सबके ऊपर 2 पॉइंट लोड अप्लाई किया। 2 पॉइंट लोड से मुराद यानी जिस तरह से आपको ये लोडिंग नज़र आ रही, इस तरह की लोडिंग अप्लाई की। ये जो डिस्टेंस है बिटवीन सपोर्ट एंड पॉइंट जहाँ पे लोड लग रहा है, इसको A कहते हैं हम, शेयर स्पैन A। और ये उसका इफेक्टिव डेप्थ दी आपको पता है। ये उसने डिफरेंट 10 स्पेसिमेंट्स को कास्ट किया, उनके डिफरेंट स्पैन्स थे और डिफरेंट, जो कि D सबका एक था। तो और शेयर स्पैन A डिफरेंट होता जा रहा था, तो A की वैल्यू बढ़ाता गया वो, तो वो A ओवर D की डिफरेंट रेशोज बनती गई। हर बीम का अपना एक A ओवर D वैल्यू, तो A ओवर D वैल्यू उससे वो बढ़ाता गया। 1 से लेके 7 तक उसने स्टडी की। उसके जो रिजल्ट्स आए हैं, ये मैंने जो आपके सामने पिक्चर ओपन की है, ये आपको जेम्स के वाइट में नहीं मिलेगी, लेकिन ये मैंने एक और सोर्स से, एक और बुक से बेसिकली मैंने ली है। ये वो बुक है जहाँ से मैंने ये ली है। इस बुक से मैंने, बहरहाल बुक ज़रूरी है आपको पता हो, मैं आपसे ये शेयर करने जा रहा हूँ कि उसने क्या फाइंड किया। वो बीम के ऊपर ये 2 पॉइंट लोडिंग, जैसे आपको पॉइंट्स 2 एरोज नज़र आ रही हैं, और ये पहले बीम के ये रिएक्शंस है, फिर अगले बीम के ये 2 लोड्स और ये रिएक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। तो उससे उसने क्रैक पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया और फेलियर पैटर्न देखता गया। वो लोड बढ़ाता गया और बीम को देखता गया कि वो किस तरह से फेल होता जा रहा है, और उनके जो क्रैक्स से उनको वो मार्क करता गया कि वो आपके सामने ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये जो ब्लैक में नज़र आ रहे हैं आपको। उसने क्या किया, उसने देखा कि बीम किस तरह से फेल हो रहा है। उससे उसने एक जो है ना वो ग्राफ, इस तरह ये जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल वही ग्राफ तो नहीं है जो उसने बनाया था, लेकिन उस तकरीबन उसके ऊपर बेस्ड है। थोड़ी सी इसमें एडजस्टमेंट की गई है, लेकिन ये तकरीबन वही ग्राफ है जो उस बंदे ने उस वक्त बनाया था। उसने क्या किया कि हर 10 बीम्स है ना हमारे पास, तो इसका मतलब हमारे पास बेसिकली A ओवर D की 10 वैल्यूज़ हैं। डिफरेंट बीम्स 10 की जो है ना डिफरेंट बीम्स हैं, उनका अपना A ओवर D है। उनका वो मैक्सिमम लोड नोट करता गया कि वो कितने लोड पे फेल होता गया। मसलन यहाँ पे जो लोड लग रहा है, ये वाला लोड, ये कितने लोड जब पहुँचा तो बीम फेल हुआ, या किस तरह से उसने, और फिर उस लोड के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मोमेंट कितना था। अगर हम V इंटू A करते तो यहाँ पे मोमेंट भी आ जाएगा। तो उससे उसने ये ग्राफ बनाया। कैसे ग्राफ बनाया उसने, मसलन कोई एक A ओवर D की वैल्यू ली उसने, और उसके बाद जो उसका मैक्सिमम जो उसने मोमेंट लिया, जिस मोमेंट पर वो फेल हुआ, यानी वो मोमेंट उसने लिया, और उसने ये एक पॉइंट प्लॉट कर दिया। इस तरह से अगले बीम और फिर अगले बीम 10 पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये ग्राफ बनाया जा सकता है। सिर्फ ये जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है, ये उस स्टडी के ऊपर बेस्ड नहीं जो मैंने आपको ऊपर दिखाई है, क्योंकि इसमें A ओवर D 1 तक है, और ये जो ग्राफ है ये A ओवर D
से अगर कम हो, 1 से भी कम हो, तो फिर उसके अंदर भी एक भी है आपको ग्राफ शो किया गया है कि वहाँ पे कैसे बिहेव करता है। आल्दो इसका सोर्स और है, लेकिन राइट नाउ मेजर सोर्स इस ग्राफ का ये वाली स्टडी है जिसके जो मैंने आपके सामने ओपन की हुई है। इससे आपको क्या इस ग्राफ में जो है ना आपको एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन MN की नज़र आ रही है। इसका क्या मतलब है, इसमें यहाँ पे वाई एक्सिस पे मोमेंट एट लोड पॉइंट है और जिसके ऊपर वो फेल हुआ बीम, यानी जनरली स्पीकिंग मोमेंट एट लोड पॉइंट। फेलियर वाली लाइन तो एक है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये ग्राफ के अंदर मजीद क्या डिटेल्स है। लेकिन राइट साइड पे एक्स एक्सिस के ऊपर A/D है, वाई के ऊपर मोमेंट एट लोड पॉइंट है। MN वो कैपेसिटी है। इस क्रॉस सेक्शन को अगर एनालाइज करें इसका, आप इजीली इसका MN कर सकते, मटेरियल प्रॉपर्टी आपको दी जाए और ये क्रॉस सेक्शन गिवन हो तो आप इसका MN निकाल सकते हैं। तो जब तक क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होगा MN तो वही रहेगा थ्योरेटिकली, यानी जो आप अभी तक फ्लेक्चरल एनालिसिस पढ़ चुके हैं। यानी अगर उसके अंदर शेयर फेलियर बिल्कुल भी ना हो, सिर्फ अगर फ्लेक्चर की बेस पे देखा जाए कि वो कितने मोमेंट तक कितना मोमेंट ले सकता है, तो उसकी बेस पे तो क्रॉस सेक्शन चूंकि एक ही है तो हमारे पास सारे क्रॉस सेक्शंस सारे बीम्स का एक ही क्रॉस सेक्शन है, लिहाजा ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये उनकी फ्लेक्चरल कैपेसिटी बेस्ड ऑन जो MN की इक्वेशंस आपने पढ़ी हुई हैं, A is Fy into D minus A/2 फॉर एग्जाम्पल, इससे आप निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट, अब बीम इससे कम कैपेसिटी पे फेल्स होते जा रहे हैं। ये देखिएगा तकरीबन सिवाय उन बीम्स के जो 6.5 से जिनका A/D ग्रेटर है, इससे आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है कि ये जो बीम्स हैं, ये वाले बीम्स, इनके अंदर वो अपनी फुल फ्लेक्चरल कैपेसिटी तक नहीं पहुंच सके, उससे पहले ही वो फेल हुए हैं। इसका ये क्यों फेल हुए? क्योंकि इनके अंदर बेसिकली फेलियर वाज ड्यू टू शियर। तो हमें वेब रीइंफोर्समेंट डालनी पड़ती है ताकि इसको ये जो रिडक्शन हो रही है ये ना हो और बीम जो है वो फुल फ्लेक्चरल कैपेसिटी को डेवलप कर सके। इसके अंदर आपको 3 डिफरेंट अब हम डिफरेंट कैटेगरीज हम देख सकते हैं कि कुछ बीम्स को हम कि जो शेयर स्पैन्स हैं उनकी बेस पे हम उनको डिवाइड कर सकते हैं बिटवीन शॉर्ट सिलेंडर एंड वेरी सिलेंडर बीम्स। ठीक है, शॉर्ट सिलेंडर एंड वेरी सिलेंडर बीम्स। ठीक है, और शॉर्ट या वेरी शॉर्ट बीम्स के लिए हम डीप बीम की टर्म भी यूज़ करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जिन का शेयर स्पैन यानी A ओवर D रेशो 0 और 1 के बीच में है, यानी ये वाले जो रीजन है इनको हम देखते हैं, जिसको हम कह सकते हैं वेरी शॉर्ट बीम्स। वेरी शॉर्ट बीम्स, ये जो बीम्स हैं जिनका A ओवर D लेस देन 1 है, ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है, तो उस केस में ये जो बीम्स हैं इनका फेलियर है बिल्कुल ही डिफरेंट है कंपेयर टू द अदर बीम्स। इन बीम्स में होता क्या है, इन बीम्स को अगर मैं थोड़ा सा, ये भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इन बीम्स में होता ही है कि यहाँ पे कुछ थोड़े से फ्लेक्चरल क्रैक्स आने के बाद जब इनके अंदर इंक्लाइंड क्रैक्स बनते हैं, तो ये इंक्लाइंड क्रैक्स बनने के बाद इनका बिहेवियर बीम एक्शन नहीं रहता, इनके अंदर आर्च एक्शन शुरू हो जाता है। कम्प्लीटली डिफरेंट इनका बिहेवियर है। इनके जो क्रैक्स हैं वो लोड, जहाँ पे लोड लग रहा है और जहाँ पे रिएक्शन डेवलप हो रहा है उसको, उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा होता है, और जो लोड है वो यहाँ पे जो रिएक्शन है उसको थ्रू आर्च एक्शन डेवलप होता है। यानी यहाँ पे जो कंक्रीट मेंबर है इट एक्ट्स, यहाँ पे जो कंक्रीट है इट एक्ट्स लाइक अ कंप्रेशन मेंबर, और उसके बाद यहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट है इट एक्ट्स लाइक अ टाई, और ये जो आपको आर्च एक्शन है जिसको यहाँ पे दिखाया गया है, इस तरह से ये लोड अपना कैरी करते हैं। ये कंप्रेशन मेंबर, ये टेंशन मेंबर, और इसी तरह ये कंप्रेशन मेंबर, ये टेंशन मेंबर, दोनों साइड्स पे लोड इस तरह से क्रैक्स आने से पहले ये बीम की तरह बिहेव करते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट। लेकिन जैसे ही क्रैक इनके अंदर आता है तो ये क्रैक ये जो है वो बीम एक्शन नहीं करते। बीम एक्शन के अंदर बेसिकली ये होता है कि जो लोड है वो थ्रू दिस क्रैक, इसके अंदर जो एग्रीगेट इंटरलॉक है, इसके अंदर जो डॉवल एक्शन है वो, और प्लस जो यहाँ पे कंप्रेशन जोन है, इनके थ्रू बीम एक्शन के अंदर शेयर फोर्सेस ट्रांसफर होती है। लेकिन ये इनका बिहेवियर इस तरह से नहीं होता, ये इस पे नहीं डिपेंड करता। ये आर्च एक्शन के थ्रू लोड ट्रांसफर कर सकते हैं। ये तब होगा अगर लोड ऊपर से लगे और रिएक्शन नीचे डेवलप हो। अगर लोड भी नीचे लगे, रिएक्शन भी नीचे डेवलप हो, यानी लोड आप बॉटम से हैंग कर रहे हैं, तो फिर इनके अंदर ये एक्शन डेवलप नहीं हो सकता। फिर इनको लोड थ्रू दिस क्रैक ही इस बीम को रिएक्शन को ट्रांसफर करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऊपर से लोड लगे, नीचे रिएक्शन डेवलप हो, तो फिर ये आर्च एक्शन डेवलप कर सकते हैं। ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट
टॉपिक है जिसको अलग से एक चैप्टर के अंदर, यानी जिसको चैप्टर 17, अगर मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दिखाऊं इस बुक का, जेम्स के वाइट के अंदर अलग से ये बुक का एक चैप्टर है कि इनको कैसे एनालाइज किया जाता है. सो ये मैं उनको ज़ाहिर डिस्कस तो नहीं करने जा रहा, लेकिन जस्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इनका अलग से एक डिटेल एनालिसिस किया जाता है. मैं उनको यानी आप उसको एनालिसिस को अभी नहीं समझ सकते ऑफ कोर्स इस वक्त, लेकिन बिहेवियर आपको समझ आनी चाहिए कि इनके अंदर इस तरह का बिहेवियर होता है. ये आर्च एक्शन पे डिपेंड करते हैं. सो ये जो वेरी शॉर्ट बीम्स हैं, दे रिलाई ऑन आर्च एक्शन आफ्टर इंक्लाइन क्रैक्स अपीयर. आर्च एक्शन इनके अंदर होता है. इनके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये इनकी इंक्लाइन क्रैकिंग आने के बाद, यानी इंक्लाइन क्रैकिंग आ गई, आफ्टर इंक्लाइन क्रैकिंग ये इमीडिएटली फेल नहीं होते. डू नॉट फेल इमीडिएटली आफ्टर इंक्लाइन क्रैकिंग. होता क्या है कि इनके अंदर इंक्लाइन क्रैक्स आ जाते हैं. उन इंक्लाइन क्रैक आने के बाद दिस आर्च एक्शन कम्स इनटू प्ले और ये मज़ीद लोड ले सकते हैं. ठीक है. सो ये जो है वो इमीडिएटली फेल नहीं होते. इनका जो फेलियर लोड है वो आप इंक्लाइन क्रैकिंग लोड निकालने से नहीं निकाल सकते. ये उसके बाद भी लोड लेते हैं. जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इनके अंदर इंक्लाइन क्रैकिंग होने के बाद फर्दर अच्छी खासी जो कैपेसिटी है वो डेवलप हो सकती है थ्रू आर्च एक्शन. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड बेसिकली दैट आर्च एक्शन, वो आपको समझने की ज़रूरत पड़ती है. तो लिहाजा ये फर्स्ट आपकी कैटेगरी होगी जिसमें वेरी सिलेंडर बीम है, A/D इज़ लेस देन 1 है, आर्च एक्शन के ऊपर ये रिलाई करते हैं. इनके अंदर जो फेलियर है, दैट फेलियर इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ देयर इज़ एन एंकरेज फेलियर. यहाँ पे जो टेंशन टाई जिसको हम कह रहे हैं, जो री बार है, ये साइड से एंकरेज इसकी ख़त्म हो जाती है और ये फर्दर जो है वो फिर उसके बाद लोड कैरी नहीं कर सकता. तो ये बेसिकली एंकरेज इनका फेलियर होता है. यहाँ पे ये एंकर नहीं हो पाता. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं. ये तो हमने वेरी शॉर्ट बीम्स जिनका A/D लेस देन 1 हो उनकी बात की. नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं शॉर्ट शेयर स्पैन्स की, जिसके अंदर जिसका जो A/D है अगले जोन में हम चले जाएंगे, यानी बिटवीन 1 एंड 2.5, बिटवीन 1 एंड 2.5 ये वाले जो रीजन है, यानी शॉर्ट शेयर स्पैन्स जिनको हम कह सकते हैं. इनके अंदर क्या होता है कि इनका जो A/D है, यू कैन से इट इज़ बिटवीन 1 एंड 2.5, और जनरली स्पीकिंग आप इनको कह सकते हैं. और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनके अंदर ऑफ कोर्स पहले तो बीम अनक्रैक्ड होगा, उसके बाद मे बी फ्लेक्जुलर क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे, और फिर उसके अंदर वो फ्लेक्जुलर क्रैक्स कन्वर्ट हो जाएंगे फ्लेक्जुलर शेयर क्रैक्स के अंदर. जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं बीम, यानी अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपको नज़र आ रहा है कि ये 1 से लेके, यानी अगर मैं 1 को तो छोड़ देता हूँ, 1.5 से लेके ये 2.5, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा जो बीम है ये बेसिकली शॉर्ट शेयर स्पैन के बीम्स हैं. इनमें होता क्या है कि ये ऊपर वाले की तरह वेरी शॉर्ट बीम्स की तरह आर्च एक्शन, कम्प्लीटली आर्च एक्शन इनके अंदर नहीं होता. इनमें दोनों एक्शंस होते हैं. इनमें प्रोसीजर क्या होता है, पहले ये फ्लेक्जुलर क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे. ये क्रैक्स आने के बाद देयर विल बी सम इंक्लाइन क्रैक्स. फिर इंक्लाइन क्रैक्स जब डेवलप होते हैं तो वो कम्प्लीटली इस लोड और रिएक्शन को ज्वाइन नहीं कर रहे होते, बल्कि इनके बीच में होते हैं, थ्रू आउट इनको ज्वाइन नहीं कर रहे होते. तो उससे क्या होगा, अब नेक्स्ट के इंक्लाइन क्रैकिंग आ तो गई है, लेकिन ये इमीडिएटली इंक्लाइन क्रैकिंग लोड के ऊपर फेल नहीं होंगे. इनके अंदर इंक्लाइन क्रैक आने के बाद मज़ीद जो लोड कैरी कैपेसिटी है वो दो तरीक़ों से आएगी. बीम एक्शन भी होगा और आर्च एक्शन भी होगा, दोनों कंबाइंड एक्शंस होंगे. अब ये बीम एक्शन होने का क्या मतलब है कि ये जो इंक्लाइन क्रैक है इसके जो दो फेसेस हैं जिसके ऊपर एग्रीगेट इंटरलॉक, वहाँ से भी इसके अंदर ये कैपेसिटी डेवलप करेंगे, यानी वहाँ से भी ये अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकेंगे लोड. प्लस ये यहाँ पे जो डबल एक्शन है, यानी रीबार चूँकि क्रॉस कर रहा है इस क्रैक को बॉटम के ऊपर, तो उसकी वजह से भी ये लोड, यानी डबल एक्शन भी इसके कंट्रीब्यूट करता है. यहाँ पे जो कंप्रेशन जोन जो कि अभी क्रैक जहाँ पहुँचा ही नहीं है, वहाँ से भी इसको शेयर की कंट्रीब्यूशन मिलेगी. यानी ये बीम एक्शन के 3 फिनोमिनन, एंकरेज कह रहा हूँ,
एग्रीगेट, इंटरलॉक, डबल एक्शन और कंप्रेशन जोन से शेयर की कंट्रीब्यूशन, ये तीनों बीम एक्शंस के फॉर्म है, ये भी इनको मिलेंगे। और प्लस के अंदर किसी हद तक इनके अंदर आर्च एक्शन भी होगा कि ये जो यहाँ पे जो कंक्रीट है दैट विल एक्ट एज कंप्रेशन मेंबर, और यहाँ पे जो बार है दैट विल बी पार्शियली एक्टिंग एज अ टाई, एज वेल एज अ डॉवल भी एक्ट करेगा, एज अ टाई भी एक्ट करेगा। सो ये दोनों एक्शन इनके अंदर होंगे, बीम एक्शन भी, आर्च एक्शन भी। इनके अंदर जो अगर आप फेलियर देखें तो फेलियर इस तरह से होगा कि मसलन मैं अगर इनकी बात करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये इंक्लाइन क्रैकिंग इस लोड पे हो जाएगी। उसके बाद जो कुछ रीडिस्ट्रीब्यूशन होंगी स्ट्रेसेस की, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन को आगे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ये किस तरह की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, मैं क्यों इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस कह रहा हूँ। लेकिन जैसी इंक्लाइन क्रैकिंग आती है उसके बाद से फर्दर इनको ये इतनी एडिशनल कैपेसिटी मिलती है बाय कम्बिनेशन ऑफ बीम एक्शन एंड आर्च एक्शन। इनका फेलियर डिफरेंट वेज में हो सकता है। सो शॉर्ट शेयर स्पैन्स की मैं बात कर रहा था। इनके फेलियर मोड से पहले मैं एक और यहाँ पे पॉइंट जो मैंने डिस्कस कर लिया लेकिन मैं यहाँ पे नोट करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि इनके अंदर जो इंक्लाइन आफ्टर इंक्लाइंड क्रैकिंग क्या होता है इन बीम्स के अंदर। जब इनकी इंक्लाइंड क्रैकिंग हो जाती है तो फिर ये क्या करते हैं, दे रीडिस्ट्रीब्यूट लोड्स, रीडिस्ट्रीब्यूट स्ट्रेसेस and after that redistribution what happens is it acts both it relies on beam action, which means aggregate interlock, double action and from shear from compression zone, जिनको मैंने symbols VA, VD और VC के बेस पे डिनोट किया। और सेकंड इनके अंदर होता है आर्च एक्शन, जो हमने ऊपर वेरी शॉर्ट बीम्स के अंदर डिस्कस कर दिया है, वेरी शॉर्ट शेयर स्पैन्स के अंदर डिस्कस कर लिया है आर्च एक्शन। सो ये दोनों जो ये दोनों के ऊपर रिलाई करता है, इसलिए फेलियर मे बी रिलेटेड टू आर्च एक्शन और इट मे बी रिलेटेड टू बीम एक्शन। सो लेट्स सी कि इनके अंदर किस तरह के फेलियर्स हो सकते हैं। इनके अंदर जो फेलियर्स हैं वो यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं कि मैं थोड़ा सा फेलियर्स जनरली आपको दिखा दूँ कि फेलियर्स किस तरह के हो सकते हैं, चाहे बीम शॉर्ट है या चाहे बीम कितना एक शॉर्ट है, किस तरह के मोड्स ऑफ फेलियर हो सकते हैं। तो पहले हम ज़रा डीपर बीम्स की बात करते हैं जिनकी यहाँ पे बात हुई है 0.5 से 2 जिनका लंप किया गया है। इनमें जो फेलियर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, पहले हमने डिस्कस कर लिया कि ये मोस्टली जो है आर्च एक्शन पे रिलाई करते हैं। तो उस आर्च एक्शन के अंदर एक फेलियर ये हो सकता है कि यहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट है, ये रीइंफोर्समेंट यहाँ से बिल्कुल इसका एंकरेज ख़त्म हो जाए, यानी जो इसको यहाँ पे जो एंकरेज हुई थी वो वहाँ से निकल जाए, यानी स्लिप हो जाए कम्प्लीटली साइड से, क्योंकि वो ज़ाहिर है जब ये इसके ऊपर ऐसे लोड पड़ेगा तो ये यहाँ पे कंप्रेशन फोर्सेस डेवलप होंगी और ये इसके अंदर खिंचाव आएगा बार के अंदर। अब इस खिंचाव की वजह से इसको यहाँ पे बार को ज़रूरत है कि ये साइड से रेस्ट्रेंड हो। इस रेस्ट्रेनमेंट को बेसिकली सपोर्ट ने और ये एंड्स ने प्रोवाइड किया होता है। अगर ये बार ज़्यादा खिंचेगा तो ये एंड्स को पुश करेगा बाहर की तरफ, तो ये हो सकता है कि बार में अगर बहुत ज़्यादा फोर्स डेवलप हो जाए तो ये यहाँ से जो पुश कर रहा था एंड्स को वो उसको बहुत ज़्यादा पुश करने की वजह से साइड से ये बार निकल जाए, तो ये जो फेलियर होगा दैट वुड बी कॉल्ड एंकरेज फेलियर। ठीक है, ये एंकरेज फेलियर जिसको यहाँ पे आपको दिखाया गया है नंबर 1 में कि ये बार यहाँ से एंकरेज इसकी लूज हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो ये फेल हो जाए। एक फेलियर ये हो सकता है, यानी टेंशन टाई जो है वो एंकरेज उसकी ख़त्म हो जाए, एंकरेज फेलियर। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे जो डबल एक्शन हो रहा होगा एक, वो डबल एक्शन देखें अगर बेसिकली वो कर क्या रहा होता है, अगर मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूँ उसको रफली थोड़ा सा ड्रॉ कर लूँ कि डबल एक्शन बेसिकली अगर ये एक आपके पास साइड है बीम की और दूसरी आपके पास ये साइड है और उनके बीच में एक बार गुजर रही है जो कि इनको ज्वाइन कर रही है, लेकिन वो सेंटर से नहीं गुजर रही, वो यहाँ से गुजर रही है। और अब अगर आप देखें मसलन लेट्स से ये लोड्स लग रहे हो, यहाँ पे इस तरह से लोड लग रहा हो और यहाँ पे इस तरह से लोड लग रहा हो। अब ये लोडिंग जो है ये इस लोडिंग की वजह से इस
प्लेन के अलोंग शेयरिंग होना चाह रही है, जहाँ पे इंक्लाइन क्रैक आया हुआ है, इसके अलोंग ये दोनों साइड्स जो हैं ये एक इस तरफ जाना चाह रहा है और दूसरा इस तरफ जाना चाह रहा है, ये स्लिपेज होने की टेंडेंसी है जिसको हम शेयर कहते हैं बेसिकली। अब ये बेसिकली इसको रोका जा रहा है अगर इसमें डिफरेंट फिनोमिनन इन्वॉल्व है, जैसे यहाँ पे पहले हमने बात कर ली है एग्रीगेट इंटरलॉक इन्वॉल्व है और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। ये क्रैक क्योंकि बिल्कुल ऊपर तक नहीं जा रहा होगा, ठीक है, ये क्रैक बिल्कुल ऊपर तक मैंने ड्रॉ किया है लेकिन ये ज़ाहिर है बिल्कुल ऊपर तक तो नहीं जा रहा होगा, तो कुछ जोन के अंदर अभी कंप्रेशन वाली साइड पे कुछ अनक्रैक पोर्शन होगा जहाँ से वर्टिकल शेयर कंट्रीब्यूट हो रहा होगा। लेकिन बहरहाल मैंने इसको सिंपल ड्रॉ किया हुआ है। मैं सिर्फ डबल एक्शन यहाँ से समझाना चाह रहा था आपको। इस डबल एक्शन के अंदर जाहिर है कि ये जब बार है ये इस स्लिपेज को रोकने की टेंडेंसी रख रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप बार को देखें वो बार रोकने की टेंडेंसी तो रख रहा है, लेकिन अगर मैं लेट्स से ये लेफ़्ट वाली साइड को यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ कर दूँ अलग से आपको दिखाने के लिए, लेट्स से ये मैंने ड्रॉ कर दिया है लेफ़्ट वाली साइड को दोबारा से। अब इसके अंदर बीच में ये जो बार है ये ऑफ कोर्स हेल्प कर रहा है इसको अपनी पोजीशन में रह के यानी इसको रहने की अपनी पोजीशन पे रहने के लिए इसको रिटेन करने की कोशिश कर रहा है ये बार, ताकि ये स्लिपेज ना हो। लेकिन हो ये रहा है कि ये बार बेसिकली इस साइड के ये कंक्रीट के अगेंस्ट बेयर कर रहा है, यानी कंक्रीट लोकली यहाँ पे इसके सराउंडिंग में जो कंक्रीट है, यहाँ पे जो कंक्रीट है इस कंक्रीट को ये बेसिकली ऊपर वाली कंक्रीट जो है उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है बेयरिंग की, ठीक है। अगर मैं उस बेयरिंग को ड्रॉ करूँ तो ये बेसिकली इस तरह से बार जो है वो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ से ऊपर एक फोर्स लग रही है। अब उस नीचे जो फोर्स रेजिस्टिंग डेवलप होनी है वो तभी डेवलप हो सके, ये जो बार है वो डेवलप कर रहा है उसको। लेकिन ये बार अगर आप देखें तो इस सराउंडिंग कंक्रीट के अगेंस्ट एक बेयरिंग प्रेशर अप्लाई कर रहा है, और अगर ये बेयरिंग प्रेशर कंक्रीट की बेयरिंग स्ट्रेंथ को एक्सीड करेगा तो यहाँ पे जो टू आपको नज़र आ रहा है, ये जहाँ पे आपको ये सिंबल दिखाया गया है, ये आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे बेयरिंग फेलियर हो सकता है। ये जो आपको दिखाया गया है बेयरिंग फेलियर सेकंड, तो ये बेयरिंग फेलियर डॉवल बेसिकली बेयर कर रहा होता है अगेंस्ट कंक्रीट। सो बेयरिंग में लोकली कंक्रीट जो है वो क्रश हो जाता है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है वो बहुत बड़ा लोकल कंक्रीट को जब वो बार क्रश कर सकेगी तो उससे ज़ाहिर है वो जो बार के अराउंड एक खुली स्पेस बन जाएगी, जिसकी वजह से बार के डबल एक्शन ख़त्म हो जाएगा और मे बी कि फिर बीम बिल्कुल ही फेल हो जाए अगर उसमें डबल एक्शन के ऊपर ज़्यादा उसका रिलायंस था। ठीक हो गया। सो ये सेकंड था बेयरिंग फेलियर। थर्ड क्या है? फ्लेक्चरल फेलियर। फ्लेक्चरल फेलियर कैसे हो सकता है कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पे टेंशन क्रैक्स डेवलप होंगे। उनके टेंशन क्रैक्स अगर वो ज़्यादा पेनिट्रेट करते हैं, बार आल्दो मौजूद है लेकिन फिर भी अल्टीमेट स्टेज के ऊपर अगर ये क्रैक्स बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करते हैं तो मे बी कि ये यहाँ से फेल हो जाए। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि चूँकि ये जो क्रैक है ये ऊपर की तरफ स्लोली एंड ग्रेजुअली कंप्रेशन जोन के अंदर पेनिट्रेट करता जा रहा है और कंप्रेशन जोन की जो अवेलेबल आपके पास थिकनेस है वो रिड्यूस होती जा रही है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो फ्लेक्चर की वजह से कंप्रेशन फोर्स डेवलप हो रही है वो उसके लिए जो अवेलेबल एरिया है वो बहुत कम अवेलेबल हो जाए और जो कंप्रेशन स्ट्रेसेस हैं वो एक्सीड कर जाए कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। तो उससे ये जो यहाँ पे जो आपकी कंक्रीट है जो कि कंप्रेशन के अंदर इसका थोड़ा सा एरिया इफेक्टिव रह चुका है, उसका स्ट्रेस कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को एक्सीड कर जाए और एक कंक्रीट इस जगह पे क्रश हो जाए। तो ये थर्ड जो आपको नज़र आ रहा है ये फ्लेक्चर फेलियर, ये टेंशन वाली साइड पे भी हो सकता है और ये कंप्रेशन वाली साइड पे भी हो सकता है। नेक्स्ट आपको दिखाया गया फेलियर ऑफ कंप्रेशन स्ट्रट। आर्च एक्शन के अंदर हमने डिस्कस किया कि ये जो साइड है कंक्रीट की इट विल एक्ट एज अ कंप्रेशन स्ट्रट, ये लोड ट्रांसफर करेगा टू द रिएक्शन और इससे पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे आपको ये फोर्थ नंबर में आपको दिखाया गया है ये जो साइड है यहाँ पे यानी कि कंक्रीट यहाँ पे क्रश हो जाए, ये जो कंप्रेशन स्ट्रट है ये क्रश हो जाए या मे बी कि यहाँ पे उसके अंदर कोई बहुत बड़ा क्रैक आ जाए। तो ये जो है बेसिकली कंप्रेशन स्ट्रट का फेलियर है। ये उस केस ये सारी हमने जो डिस्कशन कर ली है हम देखना चाह रहे थे कि किस तरह का फेलियर मैकेनिज्म डेवलप हो सकता है किसी बीम के अंदर। ये तो ज़्यादा डीपर बीम्स के अंदर ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन उससे अगर थोड़ा शॉर्टर बीम्स की अगर हम बात करें 1.5 से 2.5 के बीच में यानी
बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट मैं इसको नहीं ले रहा, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से ये बीम फेल हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो ये बेसिकली शॉर्ट बीम्स, यानी वेरी शॉर्ट नहीं लेकिन शॉर्ट बीम, जिनके अंदर हमने डिस्कस किया कि देयर विल बी बीम एक्शन एज वेल एज आर्च एक्शन, तो इनके अंदर दो तरह से फेलियर हो सकता है। एक फेलियर ये हो सकता है कि यहाँ पे ये जो बार जा रही है वो बार बेसिकली उसके अंदर आगे जाके हम पढ़ेंगे, अभी तो हमने पढ़ा नहीं है, डेवलपमेंट का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि जब बार के अंदर मसलन मैं आपको समझाता हूँ एक क्विक एग्जांपल के थ्रू। मसलन ये एक ब्लॉक है कंक्रीट का, इसके अंदर आप एक बार डाल दें, ठीक है। अब आप इस बार को यहाँ पे इसको बाहर निकालने की कोशिश करें, पुल करें आप इसको। अब ये पुल करने की वजह से ये बार तो बाहर आना चाह रही है, लेकिन कंक्रीट के साथ चूंकि बॉन्डेड है तो कंक्रीट इस बार के ऊपर बेसिकली फोर्सेस अप्लाई कर रही हैं, इसको इस तरफ कंक्रीट सराउंडिंग इसको रोक रही है इस पुल के अगेंस्ट। अब वो होता क्या है कि कंक्रीट के बार के ऊपर चूंकि आपको पता है ये डिफॉर्मेशंस होती हैं, रिब्स होती हैं, वो रिब्स थोड़ा सा एंगल के ऊपर भी होती हैं, तो वो अगर मैं थोड़ा सा उसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो वो कुछ इस तरह की रिब होती है जो कि कंक्रीट में एम्बेडमेंट को इम्प्रूव करने के लिए बनाई जाती है। अब ये जो रिब है ये बेसिकली एक तो ये सादा जो सरफेस के ऊपर जहाँ रिब नहीं है उसके ऊपर तो इस डायरेक्शन की फोर्स डेवलप होगी, फ्रिक्शन फोर्स जिसको आप कह सकते हैं। लेकिन जो रिब है वो बेसिकली वो क्या करता है कि जब आप इस बार को यहाँ से पुल करते हैं तो सराउंडिंग जो कंक्रीट है वो, चूंकि यहाँ पे तो कंक्रीट होगी, इस जगह तो कंक्रीट होगी। अब ये जो बार है ये बाहर आने से इस जगह जो कंक्रीट है इसके अगेंस्ट बेयर करके, यानी इसको अगेंस्ट दबने की वजह से, यानी ये अगर ये ना हो, ये जो बाहर रिब निकली हुई अगर ये ना हो तो फिर तो ये सिर्फ इस स्किन सर्फ फ्रिक्शन के ऊपर रिलाई करेगा ना। लेकिन अगर ये बार के अंदर वो मौजूद है, यहाँ पे रिब मौजूद है, तो वो रिब बेसिकली इस कंक्रीट के अगेंस्ट बेयरिंग करता है और इस कंक्रीट को वो दो तरह की एक्शंस को ट्रांसफर कर रहा होता है, उसके अंदर दो तरह की फोर्सेस को ट्रांसफर कर रहा होता है। एक तो वो उस कंक्रीट को इस तरह से दबा रहा है, लेकिन इस बेयरिंग का दूसरा जो कंपोनेंट है वो इस कंक्रीट को इस तरह से पुल कर रहा है बेसिकली। इसकी वजह से ये जो पुलिंग वाला फैक्टर है जिसको हम रेडियल, अब आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे, ये रेडियल कंपोनेंट जो इसका बनेगा ये इस जगह पे क्रैक, इस डायरेक्शन में क्रैक प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी रखेगा। यानी बार अगर इस तरह से पड़ी हुई है तो ये रिब्स के वजह से जो कंक्रीट को स्ट्रेसेस ट्रांसफर होंगे, उसका जो रेडियल कंपोनेंट है उसकी वजह से जो क्रैक डेवलप होगा दैट वुड बी, अगर मैं वो रेडियल कंपोनेंट ड्रॉ करूँ बेसिकली तो वो 3D में ही सही समझ आ सकते हैं, लेकिन मैं इसको अगर ड्रॉ करूँ तो वो रेडियल कंपोनेंट इस तरह से है बेसिकली, कंक्रीट को ऐसे खिंचाव सा आ रहा है यहाँ पे लोकल, तो इस वजह से जो क्रैक डेवलप हो सकते हैं दैट वुड बी अलोंग दी, यानी जहाँ जहाँ बार जा रही है उसके साथ साथ, ठीक है। क्योंकि पुलिंग जो हो रही है कंक्रीट को वो परपेंडिकुलर टू द बार आ रही है, तो क्रैक जो है वो बनेगा पैरेलल टू द बार, परपेंडिकुलर टू द पुलिंग, ठीक है। तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं क्रैक, दीज आर कॉल्ड स्प्लिटिंग क्रैक। ये कंक्रीट स्प्लिट हुई है, ये आगे जाके डिस्कस करेंगे स्प्लिटिंग फेलियर कैसे होता है। बॉन्ड फेलियर की एक टाइप है स्प्लिटिंग के फेलियर जिसको स्प्लिटिंग क्रैक जिसकी वजह से बनते हैं, एंड दीज आर पैरेलल टू द बार। तो उस वजह से यानी बेसिकली लॉस ऑफ बॉन्ड है। एक है लॉस ऑफ एंकरेज जो हमने ऊपर डिस्कस किया। लॉस ऑफ एंकरेज का मतलब है कि वो जो टेंशन टाई थी वो यहाँ पे बाहर की तरफ एंड्स को पुश कर रही थी और इट फाइनली सक्सीडेड इन इट्स पुश अगेंस्ट द एंड्स, और वो वहाँ से एंड से एंकरेज फेलियर। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात एंड से एंकरेज की नहीं हो रही, बार जहाँ जहाँ भी प्लेस हो रही है उसके साथ अलोंग द बार क्रैक्स प्रोड्यूस हो गए जिनको स्प्लिटिंग क्रैक हम बोलते हैं। सो ये जो हमने डिस्कस किया दिस इज लेट मी गो बैक, ये हमने
डिस्कस कर दिया लॉस ऑफ बॉन्ड ड्यू टू स्प्लिटिंग, ये वाला फेलियर, ठीक है। ये बीम एक्शन के अंदर होगा, यानी जब बीम एक्शन है जिसके अंदर से स्ट्रेसेस बॉन्ड के थ्रू ट्रांसफर होने पे रिलाई करती है, उनके अंदर ये फेलियर होगा। एक पॉसिबिलिटी तो ये वाला फेलियर, अगर इस तरह का फेलियर हो तो इसको हम कहेंगे शेयर टेंशन फेलियर। शेयर टेंशन फेलियर बेसिकली इसको हम इसलिए कह रहे हैं कि ये जो फेलियर हुआ है ये बॉन्ड का फेलियर है, लेकिन ये बॉन्ड का फेलियर बेसिकली क्यों हुआ है कि ये बार ने टेंशन फोर्स डेवलप करनी थी, और उस टेंशन फोर्स को डेवलप करने के लिए कंक्रीट के ऊपर जो वो रेडियल कंपोनेंट में टेंसाइल स्ट्रेसेस अप्लाई कर रहा था, उससे फेलियर हुआ, तो इसलिए हम इसको शेयर टेंशन फेलियर कहेंगे। यानी ये बेसिकली टेंशन जोन में फेलियर हुआ है ना, नीचे फेलियर हुआ है जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रही है, तो इसलिए हम इसको टेंशन फेलियर बोलेंगे। शेयर कंप्रेशन फेलियर क्या होगा? शेयर कंप्रेशन फेलियर का मतलब है कि यहाँ पे जो कंप्रेशन जोन है वो इतना छोटा रह गया था कि उसके ऊपर जो स्ट्रेसेस हैं वो छोटे एरिया पे लग रही थी, और कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को वो स्ट्रेस एक्सीड कर रही थी, तो उसकी वजह से कंक्रीट यहाँ ऊपर क्रश हो गई, यानी ये क्रैक ऊपर इतना इसने पेनिट्रेट कर दिया कि वो कंप्रेशन जोन का एरिया बड़ा छोटा सा रह गया था, जिसकी वजह से फाइनली ये कंक्रीट क्रश हो गई। तो इसको हम, ये चूंकि फेलियर कंप्रेशन जोन में हुआ है, इसलिए हम इसको शेयर कंप्रेशन फेलियर बोलेंगे। तो ये बेसिकली मैं चाह रहा था कि आप एक रीकैप देख सकें। ये हमने बेसिकली कैंपस के अंदर भी इसको डिस्कस किया था जब मैं ऑन कैंपस आपको लेक्चर दे रहा था, लेकिन वहाँ पे हम इसको ज़रा हमने जल्दी में इसको डिस्कस कर लिया था, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सके थे। सो दिस इज़ व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन दैट लेक्चर। ये था बेसिकली वेरी शॉर्ट बीम्स और शॉर्ट बीम्स के अंदर, जिनके वेरी शॉर्ट बीम्स में जस्ट आर्च एक्शन, शॉर्ट बीम्स में आर्च एक्शन प्लस बीम एक्शन, और इन दोनों की प्रॉपर्टीज ये है कि ये इंक्लाइन क्रैकिंग की अपीयर होने के फौरन बाद फेल नहीं होते। दे आर कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग एडिशनल लोड आफ्टर इंक्लाइन क्रैकिंग। तो इनकी कैपेसिटी निकालने के लिए आपको ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स चाहिए, ज़्यादा डिटेल्ड मॉडल जिसमें स्ट्रट एंड टाई मॉडल्स और दूसरे मॉडल आ जाते हैं, वो आपको चाहिए होते हैं। हम जो इस चैप्टर में बेसिकली ज़्यादा फोकस करेंगे वो है सिलेंडर बीम्स। ये जो बीम्स है, जिसको थर्ड जोन हम इसको कह सकते हैं, ये जो रीजन है 2.5 से लेके 6.5 एंड ऑनवर्ड्स, जिसको वेरी सिलेंडर कहा जा सकता है, ये बेसिकली हम जो डिस्कस करने जाएंगे वो वेरी सिलेंडर बीम्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा इन सिलेंडर बीम्स को भी इनके साथ शामिल कर लेते हैं। इन सिलेंडर और वेरी सिलेंडर बीम्स की हम बात करने जा रहे हैं। इनमें क्या होता है कि इनके अंदर ये जो जिस लोड पे इंक्लाइन क्रैकिंग अपीयर हो जाए, इससे पहले वाली बीम्स की क्या प्रॉपर्टी थी? इंक्लाइन क्रैक आ भी गया, ये फेलियर इसी लोड पे नहीं होगा, फर्दर ये लोड लेगा। लेकिन ये जो बीम्स हैं जिनका A/D 2.5 से 6.5 के अबाउट आप कह सकते हैं, इनके अंदर जैसे ही इंक्लाइन क्रैक आता है तो उसी लोड पे या उससे थोड़ा सा और ज़्यादा लोड पे ये फेल हो जाता है। यानी इनका फेलियर लोड अगर आपने निकालना है तो ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड द इंक्लाइन क्रैक लोड। आल्दो वो निकालना भी इतना आसान नहीं है, बिकॉज शेयर इज शेयर को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, नॉट अ सिंपल प्रोसेस। फ्लेक्चर से बहुत कॉम्प्लेक्स है शेयर, लेकिन स्टिल हम ये बात कर रहे हैं कि सिलेंडर और वेरी सिलेंडर बीम जिनका A/D 2.5 to 6.5 या उससे वो ऑनवर्ड हो, तो उनके अंदर जो फेलियर लोड है, जो फेलियर मोमेंट है, दैट इज गिवन बाय जितना लोड उसका जितने लोड के ऊपर उनके अंदर इंक्लाइन क्रैकिंग अपीयर हो जाए, उसी पे वो फेल हो जाते हैं। और उससे अगली जो कैटेगरी है, यानी अगर आप इन 10 बीमों में से देखें कि ये जो बीम्स हैं बिटवीन, यानी यहाँ से लेके ये जो बीम्स हैं, इनको हम कह सकते हैं कि ये सिलेंडर शेयर स्पैन वाले बीम्स हैं। ऊपर वाले जो थे ये शॉर्ट, इनको हम कह सकते थे कि ये शॉर्ट शेयर स्पैन की बीम्स हैं। सो ये जो बीम्स हैं सिलेंडर शेयर स्पैन वाले, इन बीम्स को अगर आप देखें, यानी ये बीम नंबर 5, 6 और 7/1 और 8/1, यानी ये जो 5, 6, 7 और 8 नंबर की बीम्स हैं, यानी अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये वाली बीम्स, ये वाला बीम हो गया 6 नंबर वाला, 7वां और 8वां, ये जो बीम्स हैं इनको हम सिलेंडर बीम्स कह सकते हैं। इनमें होता क्या है कि इनके अंदर जिस लोड पे इंक्लाइन क्रैकिंग आ जाए, तो ये इंक्लाइन क्रैक, अगर इनके अंदर, ये हम बात कर रहे हैं कि इनके अंदर आपने कोई वेब रिइंफोर्समेंट नहीं डाली हुई, कोई स्टिरअप्स नहीं डाली हुई आपने, सिर्फ बस कंक्रीट है। इन बीम्स में, इन सिलेंडर बीम्स में
अगर आपने स्टिरअप नहीं डाली तो ये इनके अंदर आर्च एक्शन तो होता नहीं है, इनके अंदर सिर्फ बीम एक्शन होता है। आर्च एक्शन इनमें पॉसिबल नहीं है, यानी ये पॉसिबल नहीं है कि कोई लोड यहाँ से डायरेक्टली इधर आके ट्रांसफर हो जाए थ्रू कंप्रेशन स्ट्रट। इस तरह का कोई फिनोमिनन इसमें नहीं हो सकता, ये बहुत दूर दूर है ये लोड, ये वाला रिएक्शन और ये वाला लोड। तो ये उस तरह से जैसे ऊपर हो रहा था कि ये करीब थे तो ये कंप्रेशन स्ट्रट के थ्रू लोड ट्रांसफर हो सकता था, इसमें ये इस तरह का कोई फिनोमिनन नहीं होगा, इसमें सिर्फ बीम एक्शन होगा। इसके अंदर बीम एक्शन से मुराद ये कि ये जो क्रैक बन गया है इस क्रैक के अक्रॉस अब फोर्सेस को ट्रांसफ़र होना पड़ेगा, यानी एग्रीगेट इंटरलॉक की ज़रूरत पड़ेगी, यानी इनकी यानी जो भी लोड ट्रांसफ़र होगा यहाँ से इस रिएक्शन तक वो रिक्वायर करेगा कि जो क्रैक बन रहा है वो क्रैक स्लिप उसके अलॉन्ग स्लिपेज ना हो। और अगर आपने रीइंफोर्समेंट वर्टिकल बार्स या कोई और रीइंफोर्समेंट नहीं डाली होगी टू कंट्रोल दीज इंक्लाइन क्रैक्स, तो ये जो बीम्स हैं सिलेंडर बीम्स, इनमें इंक्लाइन क्रैक आने के साथ ही ये बीम्स फेल होंगे, मज़ीद कोई कैपेसिटी डेवलप नहीं कर सकेंगे। सो इनके जो प्रॉपर्टी है सिलेंडर बीम्स की, इनके अगर हम डिस्कस करें तो इन बीम्स में ये हम तीसरी बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं सिलेंडर शेयर स्पैन्स की बीम्स। इनमें होता ये है कि अगर हम इनका ए ओवर डी देखें तो दिस इज़ बिटवीन 2.5 एंड 6 जनरली स्पीकिंग। और अगर हम इनका बिहेवियर देखें तो इनके अंदर आफ्टर इंक्लाइंड क्रैकिंग क्या होगा कि इन द एब्सेंस ऑफ ये सारी जो हमारी डिस्कशन है ये हो रही है वेब रीइंफोर्समेंट एब्सेंट है। इन द एब्सेंस ऑफ web reinforcement, what happens is that these are unable to carry any more load. तो ये इनकी एब्सेंस में, वेब reinforcement की एब्सेंस में इंक्लाइन क्रैकिंग आने के बाद ही ऑलमोस्ट इमीडिएटली फेल। ठीक है, यानी यही इनकी कैपेसिटी होती है जिस लोड के ऊपर इनके अंदर इंक्लाइन क्रैकिंग अपीयर हो जाए। ठीक है, ऑलमोस्ट इमीडिएटली फेल। ठीक है, सो इसका मतलब है कि फॉर सिलेंडर बीम्स वी कैन से दैट द shear capacity is equal to the inclined cracking load. This is an important conclusion from this discussion. ठीक है जी, for such beams the shear capacity is equal to inclined cracking load. This is obvious from this graph also. Look at this graph. इसके अंदर यानी 2.5 से लेके यानी ये वाला जो रीजन है जिसको हमने सिलेंडर कहा है, जिसको इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है या आपको ये जैसे पहले दिखाया गया है यहाँ पे। सो इनमें होता ही है कि जिस लोड पे इंक्लाइन क्रैकिंग आती है यही लोड इनका फेलियर लोड होता है, ये जो आपको जोन नज़र आ रहा है। सो इसमें लेकिन अगेन इसके अंदर एक चीज़ आपको नज़र आ रही है जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि ये भी अपनी फुल फ्लेक्चर्ड कैपेसिटी को रीच नहीं कर पाते, उससे पहले ये फेल हो जाते हैं। यानी इसके अंदर भी ये भी फुल फ्लेक्चर्ड कैपेसिटी एमएन को नहीं पहुंच पाते। सिलेंडर बीम्स हैं, इंक्लाइन क्रैकिंग जैसे ही आएगी, वेब रिइंफोर्समेंट आपने नहीं डाली हुई है तो वेब रिइंफोर्समेंट अगर नहीं डालेंगे तो आपको ये कैपेसिटी आपकी लूज़ हो जाएगी एमएन की, और ये सफिशिएंट क्वाइट लार्ज लॉस है। ऑफ कोर्स इस तरह हम डिज़ाइन नहीं करते बीम्स को कि वो इस कैपेसिटी को पहुंच ना सकें, हम इनके अंदर रीइंफोर्समेंट डालते हैं और आगे जाके जब हम बिहेवियर ऑफ बीम्स फेलिंग विद वेब रीइंफोर्समेंट को डिस्कस करेंगे तो हम ये बात वहाँ पे देखेंगे कि हम shear रीइंफोर्समेंट डाल के ये जो रिडक्शन हो रही है इसको नहीं होने देते और हम फुल एमएन डेवलप होने को इंश्योर करते हैं। लेकिन अगर इनके अंदर रीइंफोर्समेंट ना हो तो ये फुल अपनी कैपेसिटी डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर अनरीइंफोर्स्ड हैं। लेकिन एक और टाइप इनको अगर आप देखें तो ऐसे नेक्स्ट हम वेरी सिलेंडर को देखते हैं। वेरी सिलेंडर बीम्स में क्या इनका जो फेलियर मोड है वो इंक्लाइन क्रैकिंग के यानी अगर हम सिलेंडर बीम्स के फेलियर मोड की बात करें तो ये फेल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इंक्लाइन क्रैकिंग। इसके अलॉन्ग स्लिपेज की वजह से ये क्रैक बहुत वाइड हो जाता है और ये इस वजह से फेल होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि नेक्स्ट वी हैव सिलेंडर बीम्स।
या वेरी सिलेंडर बल्कि कहना चाहिए इनको, वेरी सिलेंडर जो बीम्स हैं इनमें आपने रीइंफोर्समेंट भी नहीं डाली होगी, फिर भी क्या होगा कि जब आप इनके ऊपर लोड डालेंगे तो ये इनके अंदर इंक्लाइन क्रैक आने से पहले पहले ही फ्लेक्सुरल क्रैक आएंगे और ये फ्लेक्सुरल क्रैक की वजह से ही फेल हो जाएंगे। यानी जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये इनके अंदर कहीं भी आपको ऑलमोस्ट इंक्लाइन क्रैकिंग नहीं नज़र आ रही है, तकरीबन सारी आपको फ्लेक्सुरल क्रैकिंग नज़र आ रही है क्योंकि इनका shear स्पैन बहुत बड़ा है, मोमेंट बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है इनके अंदर। तो ये बिफोर अपीयरेंस ऑफ एनी फ्लेक्सुरल बिफोर अपीयरेंस ऑफ एनी इंक्लाइन क्रैक दे आर गोइंग टू फेल कम्प्लीटली ड्यू टू फ्लेक्चर। ये बात आपको ग्राफ में कहाँ पे नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ये बात कि ये जो बीम्स हैं, ये जो रीजन्स है वेरी सिलेंडर बीम, इनके अंदर इंक्लाइन क्रैकिंग लोड इंक्लाइन क्रैक्स आ ही नहीं पाते, उससे पहले ये अपनी फुल MN को डेवलप कर लेते हैं और ये फ्लेक्चर की वजह से फेल होंगे। इनके अंदर आप चाहे इनके अंदर आपने यानी shear reinforcement नहीं भी डाली तो और फिर भी ये इंक्लाइन क्रैकिंग इनके अंदर आनी ही नहीं है, ये फेल ही ड्यू टू प्योर फ्लेक्सुरल क्रैक्स होंगे। सो ये जो लास्ट कैटेगरी है ये तो बहुत वेरी सिलेंडर बीम्स है, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। लेट मी फर्स्ट लिस्ट डाउन देयर प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने पहले के लिए लिस्ट कर दिया। First is that their A over D is greater than about 6.5 or sometimes we can say 7, but this is okay 6.5. Next इनकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये fail incline cracking does not appear, incline cracking इनमें होती ही नहीं है, incline cracking does not appear at all. Rather, what happens in such beams is that they fail in pure flexure. So we have pure flexural cracks in these beams at midspan, of course, before appearance of inclined cracking. So ये अनरिइंफोर्स्ड कंडीशन में मोस्टली जो हमारे प्रैक्टिकल बीम्स हैं दोस्त फॉल इन दिस कैटेगरी स्लेंडर shear spans। इनमें क्या होगा कि अगर आप इनमें वेब रिइंफोर्समेंट नहीं डालेंगे they would fail due to inclined cracking and their full moment capacity will not be realized. So you need to add web reinforcement in these beams so that they can reach their full flexural capacity. अब वो उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि वेब reinforcement डालने से how the behavior actually changes. तो ये मैंने इस वाले ग्राफ को तो काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर दिया। ये वाला ग्राफ कैसे बना है, ये वाला ग्राफ ऐसे बना है कि हमने जैसे जैसे लोड अप्लाई करते गए तो हम ज़ाहिर है जिस स्टेज पे जाके फेलियर हुआ तो उस स्टेज पे कोई ना कोई मोमेंट भी था, कोई ना कोई शेयर भी था। तो ऊपर वाला जो ग्राफ है वो जो फेलियर मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी वो बेसिकली फेलियर मोमेंट के लिए मोमेंट एट लोड पॉइंट जिसमें ये वाली जो लाइन है वो फेलियर मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली सॉलिड जो लाइन है। बाकी कुछ रेफरेंस दिखाई गई है, जैसे ये फ्लेक्सुरल कैपेसिटी करस्पॉन्डिंग एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखाई गई है और ये इंक्लाइन क्रैकिंग जिस मोमेंट पे होनी है वो मोमेंट दिखाया गया है आपको। सो हमने डिस्कस कर लिया इसको काफ़ी डिटेल में। अगर हम इसको शेयर के फॉर्म में देखना चाहें तो चूँकि मोमेंट और शेयर रिलेटेड है इस केस में, यानी जैसे आपको ये लोडिंग नज़र आ रही है, इस लोडिंग को अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप यानी सेक्शन काटते यहाँ पे तो आपको m जो मिलेगा दैट वुड बी इक्वल टू VA। तो अगर आपको फेलियर मोमेंट पता हो तो उससे आप शेयर भी निकाल सकते हैं। बेसिकली शेयर तो हम डायरेक्टली लोड ही है तो उसको डायरेक्टली हम रीड कर रहे हैं, तो मोमेंट बेसिकली कैलकुलेट होता है बाय मल्टीप्लाइंग विद लीवर आर्म। लेकिन ऊपर वाली ग्राफ से हम नीचे जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है वो इस तरह से बना सकते हैं। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है MN के करस्पॉन्डिंग, ये वाली लाइन, ये मोमेंट ग्राफ प्लाट कर रहे हैं तो फिर तो एक स्ट्रेट लाइन रहेगी। लेकिन अगर हम ये देखना चाहें कि अगर ये जो फुल फ्लेक्सुरल कैपेसिटी डेवलप करे, यानी एक बीम जो है वो अपने यानी यहाँ पे जो मोमेंट है, ये जो मोमेंट है ये अगर MN तक पहुँचे तो उसके करस्पॉन्डिंग V कितना होगा, ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें MN पता हो
एम एन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है, उसका एम एन एक ही वैल्यू होगी, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास एम एन की वैल्यू तो एक फिक्स्ड वैल्यू होगी फॉर ऑल 10 बीम्स। लेकिन अगर इस वैल्यू को यूज़ करके हम ये कैलकुलेट करना चाहें कि जिस शेयर जिस लोडिंग स्टेज पे एम एन डेवलप होगा उस स्टेज पे शेयर की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कह सकेंगे कि वो शेयर की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट की जा सकती है। जनरली अगर हम बात करें इसी इक्वेशन से मैं ये लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू एम ओवर ए। लेकिन अगर मैं एक ख़ास वैल्यू ऑफ शेयर की बात करूँ विच इज़ करस्पॉन्डिंग टू एम एन, तो फिर मैं m की जगह पे यहाँ एम एन की बात करूँगा, और ये जो अब आंसर होगा दिस v इज़ अ स्पेशल v विच इज़ करस्पॉन्डिंग टू एम एन। यानी जिस लोडिंग स्टेज पे एम एन डेवलप होगा उसी स्टेज पे जो शेयर की वैल्यू है, मैं उसको वी एन इसलिए नहीं कह रहा कि वी एन शेयर कैपेसिटी हमको बोलते हैं, तो वी दिस इज बेसिकली इसको हम कह सकते हैं वी करस्पॉन्डिंग टू एम एन, करस्पॉन्डिंग टू एम एन। ठीक है, ये वैल्यू अब हर केस में चूंकि ए की वैल्यू हम डिफर करते, ए की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं ना, ये देखें ए की वैल्यू यहाँ पे छोटी है, फिर अगले बीम में थोड़ी सी और बढ़ा दी, शेयर स्पैन को हम बड़ा करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम नीचे ग्राफ प्लाट करेंगे तो हमें जो एम एन की वैल्यू है यहाँ पे एक छोटी वैल्यू से डिवाइड होगी, तो हमारा आंसर बड़ा बनेगा। आगे जाके शेयर स्पैन बड़ा होता जा रहा है, ये ए की वैल्यू हम बड़ी करते जा रहे हैं। ठीक है, ये वाली ए की वैल्यू ये बड़ी होती जा रही है। सो इस वजह से अगर मैं इसको नाम दूं, सॉरी ये ग्राफ नीचे चला गया, ये यहाँ पे ये जो बेसिकली लाइन आपको ड्रॉ हुई नज़र आ रही है, दिस इज v करस्पॉन्डिंग टू एम एन विच इज इक्वल टू एम एन ओवर ए। एम एन तो एक ही वैल्यू है फॉर ऑल बीम्स, लेकिन ए की वैल्यू चूँकि बढ़ती जा रही है एज वी गो अलॉन्ग दी एक्स एक्सेस, ए ओवर डी जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, डी कॉन्स्टेंट है, बेसिकली ए की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ए की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो इस v की वैल्यू जो स्पेशल v की वैल्यू बनेगी करस्पॉन्डिंग टू एम एन, ये ऐसे आपको रिड्यूस होती हुई नज़र आएगी। सो ये आपको रेफरेंस लाइन, जैसे ऊपर ये रेफरेंस लाइन थी, ये रेफरेंस लाइन इट करस्पॉन्ड्स टू दिस रेफरेंस लाइन। सो ये बेसिकली एक ही लोडिंग स्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है ये दोनों लाइंस। वहाँ पे वो मोमेंट ग्राफ था तो वो मोमेंट की एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे शेयर का है तो वो बेसिकली एक कर्व लाइन बन जाएगी, बिकॉज एम एन इज कॉन्स्टेंट बट ए इज वेरिएबल एंड इट इंक्रीजेज अलॉन्ग एज वी गो राइट वर्ड। अब होगा कि ये रेफरेंस लाइन इसलिए ड्रॉ कर दी है ताकि हम ये देख सकें कि जो बीम फेल होने जा रहा है क्या वो उस स्टेज तक पहुंच रहा है कि जिस स्टेज पे पूरा का पूरा एम एन डेवलप हो सके। ताकि अगर वो इस शेयर पे लेट से फेल होता है, इसका मतलब क्या है कि वो एम एन की वजह से फेल हुआ और उस एम एन की करस्पॉन्डिंग के स्टेज पे जितना शेयर लग रहा था उस शेयर के उतना ही शेयर वो ले सका, उससे ज़्यादा शेयर इसलिए नहीं ले सका कि एम एन की वजह से फेल हुआ। बीम तो फेल हो गया तो फिर तो हम नहीं देख सकते ना कि वो कितना और शेयर ले सकता था। अगर एक बीम फ्लेक्चर में फेल हो जाए तो आप तो ये देख ही नहीं सके ना कि वो मैक्सिमम शेयर ले कितना सकता था, लेकिन आप ये तो फाइंड कर सकते हैं कि जिस मोमेंट के ऊपर वो फेल हुआ उसके करस्पॉन्डिंग शेयर उस वक्त की वैल्यू कितनी थी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये जो बीम्स हैं जिनके अंदर ए ओवर डी की वैल्यू छोटी है, इनके अंदर आपको ये शेयर जिसके ऊपर वो फेल हो रहे हैं वो वैल्यू छोटी नजर आ रही है, और जो वैल्यू उनकी होती शेयर की अगर वो कंप्लीट एम एन डेवलप करते तो वो वैल्यू बड़ी है। इसका मतलब ये कि ये जो आपको नजर आ रहा है ये जो है बेसिकली उनके अंदर रिड्यूस हुई है शेयर की कैपेसिटी। दे वर अनेबल टू डेवलप कंप्लीट, वो कैपेसिटी वो डेवलप नहीं कर सके जितनी की फ्लेक्चर उनको अलाउ कर रहा था कि वो डेवलप हो सकती है शेयर की वैल्यू। यानी बेसिकली दे फेल्ड एट प्री मेच्योर लेवल ऑफ शेयर फोर्सेस, यानी शेयर की वजह से वो फेल हुए। बेसिकली ये जो आपको लाइन नीचे नजर आ रही है इसका ये सिर्फ सादा सा मतलब ये है कि ये फेल शेयर में हुए हैं, शेयर में फेल हुए हैं। जितना शेयर करस्पॉन्डिंग टू एम एन डेवलप हो सकता था उतने शेयर पे ये नहीं पहुंच पाए हैं, ये शेयर की वजह से फेल हो गए हैं उससे पहले। यानी यहाँ तक आपको ये सारा यहाँ तक आपको यही नज़र आ रहा है। बिल्कुल वही चीज़ जो आपको यहाँ पे दिखाई थी मैंने, यहाँ पे 6.5 के करस्पॉन्डिंग ये कि इनके अंदर मैंने कहा था कि ये जो बीम्स हैं इनके अंदर पूरा एम एन डेवलप हो रहा है, ये शेयर की वजह से फेल नहीं हो रहे। ये चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये जो बीम्स हैं ये जो इनके अंदर ये जो ग्राफ आपको ऊपर से चलता हुआ नज़र आ रहा है, ये वाला ग्राफ जो कि
जिसको फ्लेक्सर कैपेसिटी से लेबल किया गया है, जो कि बेसिकली इसको प्लॉट करके दिखाया गया है, इनके अंदर ये नीचे चला गया और फेलियर शेयर ऊपर चला गया। यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो है सॉरी इनके अंदर यही फेलियर शेयर है, जो यानी इनके अंदर उतना ही शेयर डेवलप हो सका जितना कि एम एन अलाउ कर रहा था। यानी एम एन की वजह से जब फेलियर हुआ तो उस वजह से इनका शेयर की फेलियर भी हमने कहा कि हो गया, असल में वो फेलियर शेयर की वजह से नहीं हुआ था। सो ये जो पॉइंट है, ये इससे आगे आपको वेरी सिलेंडर बीम्स नजर आ रहे हैं। इससे नीचे नीचे जितने भी पॉइंट्स हैं, ये वाले, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इनमें क्या हो रहा है कि इनमें फेलियर ड्यू टू शेयर हो रहा है। तो जितना शेयर एम एन के करस्पॉन्डिंग डेवलप हो सकता है उससे कम शेयर के ऊपर ये फेल हो रहे हैं। जितना जितना आप इस तरफ आते जा रहे हैं तो वो गैप आपको बड़ा मिलेगा, बड़ा गैप, और अगर जितना आप इस तरफ आते जाएंगे तो आपको वो गैप कम होता हुआ नजर आएगा। सो ये बेसिकली उसी चीज़ को डिस्कस किया गया है जो ऊपर डिस्कस किया था, लेकिन सिर्फ शेयर की फॉर्म में उसको दिखाया गया है। बाकी इसमें वही इंक्लाइन क्रैकिंग वाली भी एक लाइन ड्रॉ की गई है कि किस शेयर की वैल्यू, शेयर की कितनी वैल्यू पे इंक्लाइन क्रैकिंग अपीयर हुई। तो पहले भी जैसे डिस्कस हो गया था यहाँ पे कि जो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट बीम्स हैं, इनके अंदर होता ही है कि इंक्लाइन क्रैकिंग होने के बाद दे रीडिस्ट्रीब्यूट देयर स्ट्रेसेस एंड बीम एक्शन एंड आर्च एक्शन टुगेदर कम इनटू प्ले, और ये इंक्लाइन क्रैकिंग पे इमीडिएटली फेल नहीं होते और ये फर्दर लोड ले सकते हैं। तो इसके अंदर आपको ये बात यहाँ भी नज़र आ रही है कि मसलन इस शेयर के ऊपर इंक्लाइन क्रैकिंग तो आ गई, लेकिन वो असल में फेल इस शेयर पे हुआ, जो कि आल्दो कम है कंपेयर टू द शेयर करस्पॉन्डिंग टू एम एन से, लेकिन स्टिल हमें ये नज़र आ रहा है कि वो इंक्लाइन क्रैकिंग जिस शेयर के ऊपर हुई उसी शेयर पे वो फेल नहीं हुआ, उसने मज़ीद फर्दर और लोड लिया और वो इस शेयर पे जाके फेल हुआ। आपको ये पॉइंट के बाद जिसको हमने यहाँ पे हाईलाइट किया था 2.5 से ऑनवर्ड वाला पॉइंट, जिससे आगे हमने कहा था कि सिलेंडर बीम्स शुरू हो रहे हैं, इनके अंदर क्या हो रहा है कि आपकी बीम के अंदर जिस लोड पे, ये आपको लाइन नजर आ रही है ना इंक्लाइन क्रैकिंग वाली, यही लाइन बेसिकली शेयर फेलियर वाली लाइन बन जाती है। यानी जिस ही लोड पे इंक्लाइन क्रैकिंग हो गई उसी लोड के ऊपर शेयर फेलियर भी हो गया इसके बाद वाले पॉइंट्स पे, ठीक है, इससे ऑनवर्ड जो पॉइंट्स हैं। यानी इनके अंदर एबिलिटी नहीं है कि इंक्लाइन क्रैकिंग आ जाए और उसके बाद कोई लोड ले सकेंगे, ये फर्दर लोड नहीं ले सकते। ये जैसे इंक्लाइन क्रैकिंग आएंगे इसी के ऊपर फेलियर आपको होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद फिर हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया कि ये वो बीम्स हैं जो कि जिनका शेयर से कोई लेना देना नहीं है, दे आर कम्प्लीटली फ्लेक्सरल डोमिनेंट बीम, इनका शेयर से कोई रीइंफोर्समेंट आप ना डालें तब भी ये फेल होंगे ओनली ड्यू टू फ्लेक्सर, नॉट ड्यू टू शेयर। सो ये था बेसिकली जो मैं आप चाह रहा था कि आप समझ सकें कि बेसिकली हमारे पास जो बीम्स हैं अगर वो अनरीइंफोर्स्ड हों तो बेस्ड ऑन देयर ए ओवर डी रेशियो, बेस्ड ऑन हाउ सिलेंडर और हाउ शार्ट दे आर, दे कैन फेल इन कम्प्लीटली डिफरेंट मैकेनिज्म्स और इनके कम्प्लीटली डिफरेंट फेलियर मोड्स होंगे। एक फाइनल पॉइंट जो इस ग्राफ में आपको नज़र आ रहा है वो ये है कि ये जो बीम्स हैं, यहाँ पे आपको जो लाइन नज़र आ रही है तकरीबन आपको ये लाइन स्ट्रेट नज़र आ रही है, बहुत थोड़ा सा ड्रॉप आपको इस लाइन के अंदर नज़र आ रहा है। ये लाइन ये बता रही है कि हमारे पास अगर ये जो बीम्स हैं ये वाले जोन में, इन बीम्स का शेयर फेलियर का जिस लोड पे फेलियर हो रहा है उसका कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं ए ओवर डी के साथ इन बीम्स के लिए, ठीक है। ये जो बीम्स हैं इन बीम्स का ए ओवर डी यानी शेयर कैपेसिटी बेसिकली इन बीम्स की ए ओवर डी पे बहुत ज़्यादा नहीं डिपेंड कर रही है। लाइन ऑलमोस्ट फ्लैट आपको नज़र आ रही है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि स्पेशली जब हम इस जोन में चले जाएं, इसका मतलब क्या है कि हम अगर हम एक अनरीइंफोर्समेंट जिसमें शेयर रीइंफोर्समेंट ना डाली गई हो उसको कंसिडर करें तो उसकी जो कैपेसिटी है शेयर में, जो कि हमने कहा कि इंक्लाइन क्रैकिंग लोड के बराबर होती है, वो इंडिपेंडेंट है ए ओवर डी के, ठीक है। यानी उनमें ए ओवर डी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये सिर्फ उस स्पेशल इस सर्टेन रेंज ऑफ ए ओवर डी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए ओवर डी का इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेंट है, लेकिन बियॉन्ड दैट वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। इस वजह से आपको जो डिज़ाइन इक्वेशंस मिलेंगी इन हमारी जो मोस्ट ऑफ द बीम्स है जो कि इस रेंज में लाई करती हैं, इनके लिए जो शेयर कैपेसिटी की जो इक्वेशंस हैं, जिसको मैं अगर इस वक्त क्विकली मैं वी सी लिख दूँ उनको सिंबल में यानी
कंक्रीट, सी फॉर कंक्रीट, यानी अनरिनफोर्स जो कंक्रीट है उनका जो क्रैकिंग लोड है उसकी इक्वेशन के अंदर दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ए ओवर डी, मोस्टली आपको ये नज़र आएगा इनके अंदर, ठीक है। सो ये जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि चूंकि ए ओवर डी का जो टर्म है ये हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम इस तरह से 2 पॉइंट लोडिंग अप्लाई करें, लेकिन बियॉन्ड दैट जनरली अगर हम ए ओवर डी को रिप्लेस करना चाहें विद सम अदर फैक्टर, तो बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि जिस तरह के इस बीम में एम और वी का रिलेशनशिप अगर हम देखें तो इस बीम में एम इज़ इक्वल टू वी ए। सो जो ए ओवर डी का रिलेशनशिप है, तो ये जो ए ओवर डी का रिलेशनशिप है ये बन जाता है, ये तो 2 पॉइंट लोड्स के केस में ठीक है, लेकिन जनरली स्पीकिंग अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है या कोई और लोडिंग लग रही है तो हम उसमें जो टर्म यूज़ करेंगे इसी जगह पे वो हम यूज़ करेंगे एम ओवर वी डी। वो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर 2 पॉइंट लोड में देखा जाए तो 2 पॉइंट लोड के केस में एम की वैल्यू अगर आप पुट कर दें यहाँ पे वी ए और यहाँ डिवाइड कर दें इसी तरह वी डी से, तो आपको ये ए ओवर डी के बराबर, यानी यहाँ पे इस 2 पॉइंट लोड में ए ओवर डी की जो रेशो है ए टू द रेशो डी वो एम और वी डी के बराबर है। तो हम ए ओवर डी की टर्म तो 2 पॉइंट लोड में तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि बाकी बीम्स जिनके अंदर लोडिंग डिफरेंट लग रही है तो उसमें तो हम ए ओवर डी की बात नहीं कर सकते, तो हम उसमें एम ओवर वी डी की बात करते हैं फिर, ठीक है। सो जनरली स्पीकिंग ए ओवर डी मीन्स एम ओवर वी डी, ठीक है। For 2 point loading it reduces to A over D, but generally it is M over VD, यानी जो रोल A over D का है 2 point loading केस में वो जनरली हमारा M over VD है किसी भी जनरल लोडिंग के केस में। नेक्स्ट हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंक्लाइन क्रैकिंग किस तरह की हो सकती है, टाइप्स ऑफ इंक्लाइन क्रैकिंग। एक इंक्लाइन क्रैकिंग हो सकती है जिसको हम कहेंगे वेब शेयर क्रैकिंग। वो कैसे हो सकती है? एक को हम कहेंगे वेब शेयर क्रैक्स, दूसरे को कहते हैं फ्लेक्जेड शेयर क्रैक्स। ये वेब शेयर क्रैक्स और प्योर शेयर क्रैक्स भी कह सकते हैं, यानी ये बहुत ये उस सिचुएशन में हो सकती है अगर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं वो जो प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं वो इस यानी यहाँ पे जो प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं वो ज़्यादा हों इस बॉटम के ऊपर जो फ्लेक्जुरल टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं उनसे, यानी इस जगह पे ये जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है उसके मुकाबले में जो यहाँ पे बेसिकली प्योर शेयर का स्ट्रेसेस हैं जिसको अगर हम ट्रांसफॉर्म करें 45 डिग्री के ऊपर जिससे ये स्ट्रेसेस बन जाएंगी, ये वाली स्ट्रेसेस। तो अगर ये वाली जो स्ट्रेसेस हैं जो 45 डिग्री के ऊपर इंक्लाइंड होंगी, अगर ये स्ट्रेसेस की मैग्नीट्यूड बढ़ जाए इनसे, तो फिर यहाँ पे बिफोर दिस काइंड ऑफ क्रैक्स कैन अपीयर यू विल सी क्रैक्स हैपनिंग राइट एट द सेंटर, राइट एट द न्यूट्रल एक्सिस, जिसके ऊपर ये वाली इंक्लाइन क्रैक्स प्रोड्यूस होंगी। दे विल ओरिजिनेट एट द सेंटर एंड विल प्रोपेगेट टूवर्ड्स द सर्फेसेस। ये बहुत रेयरली बीम्स के अंदर होता है, ये उन बीम्स में हो सकता है जिनके अंदर जिसका ए ओवर डी रेशो बहुत स्मॉल हो और जिनका जो थिन वॉल्ड मेंबर्स हों, ठीक है। थिन वॉल्ड आई बीम्स जो होती हैं उनके अंदर ये डेवलप हो सकता है, या फिर ये प्री स्ट्रेस जो बीम्स हैं उनके अंदर ये डेवलप हो सकती हैं। इस तरह के क्रैक्स डेवलप हो सकती हैं जिनको वेब शेयर क्रैक्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि ये जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं these are more than the tensile stresses that are inclined over here। इनसे ये पहले डेवलप हो जाती हैं, यानी ये क्रैक्स पहले अपीयर हो जाते हैं और बाद में क्या होता है कि ये क्रैक्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू जिस तरह का क्रैक जिस तरह का आपको ये नज़र आ रहा है इनटू इंक्लाइन क्रैकिंग, यानी एक्चुअली वो फ्लेक्जुरल क्रैक होता है और लेटर ऑन इट बिकम्स एन इंक्लाइंड क्रैक। सो ये जो इंक्लाइंड क्रैक है ये प्रोड्यूस तो असल में ये है तो शीयर की निशानी के शीयर की वजह से हो रहा है तभी तो इंक्लाइंड है, लेकिन ये फर्स्ट क्रैक नहीं था, ये बेसिकली फ्लेक्जुरल क्रैक इट कन्वर्टेड इनटू
शेयर क्रैक। बेसिकली फ्लेक्चर की वजह से होगा क्या कि जब ये फ्लेक्चर क्रैक प्रोड्यूस होगा तो फ्लेक्चर क्रैक प्रोड्यूस होने की वजह से जो रिमेनिंग क्रॉस सेक्शन है इफेक्टिव इन रेजिस्टिंग शेयर स्ट्रेसेस वो रिड्यूस हो जाता है, और उस वजह से शेयर स्ट्रेसेस हैं 2000 अब उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है और फिर वो भी उनकी वजह से भी क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लेक्चर शेयर क्रैक्स बन जाते हैं। ये जो क्रैक्स हैं जिनको वेब शेयर क्रैक्स कहते हैं, जो कि है ही बाय ओरिजिन शेयर क्रैक्स हैं, जो कि जिनसे पहले फ्लेक्चर नहीं आया होता, ये एक अनक्रैक बीम के अंदर पहला क्रैक यही बन रहा होता है। तो इनको तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग इसको हम प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं? बड़ा आसान सा तरीका हो सकता है। मसलन अगर हमें कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ पता हो, लेट्स से मैं इसको FCT बोल देता हूँ, कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर मैं ये ज़ाहिर क्रैक तब बनेगा ना जब यहाँ पे जो टेंसाइल स्ट्रेसेस है वो एक्सीड कर जाए। अब इनकी इंटेंसिटी भी जो अगर ये मैं शेयर यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेसेस हैं इनकी इंटेंसिटी को मैं स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर दूँ, तो ये जो स्ट्रेसेस हैं जिनको हमने 45 डिग्री के ऊपर शो किया, इनकी इंटेंसिटी भी इतनी ही होती है, बट इनका एंगल डिफरेंट होता है। तो अगर मैं इसको इक्वेट कर दूँ टू दिस v इसको, तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ और इस ज़ाहिर तो मैं निकाल सकता हूँ कि किस शेयर स्ट्रेस पे ये पहुँचेगा। अगर मुझे वो शेयर स्ट्रेस पता चल जाए तो मैं निकाल सकता हूँ कि वो किस शेयर फोर्स पे वो बनेंगी ये वाले क्रैक्स। अब वो शेयर फोर्स अगर मुझे पता हो तो उससे मैं लोडिंग जिस तरह की है मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि वो लोडिंग कितने पे पहुँचेगी, तो उससे ये वाला शेयर फोर्स प्रोड्यूस होगी। तो अल्टीमेटली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ इस वेब शेयर क्रैकिंग को कि वो कितने लोड पे होंगी बाय यूजिंग स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वाला जो कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये वाले जो क्रैक्स हैं, जो ये वाले जो इंक्लाइन क्रैक्स हैं, जो कि फ्लेक्चर शेयर क्रैक्स हैं, जिनसे पहले फ्लेक्चर क्रैक्स आ चुके होंगे, तो चूँकि एक दफ़ा जब फ्लेक्चर क्रैक्स आ जाएंगे तो फिर हमारे पास ऐसी कोई थ्योरी नहीं है कि हम एटलीस्ट कोई सिंपल थ्योरी नहीं एग्जिस्ट करती कि जिससे हम ये प्रिडिक्ट कर सकें कि फ्लेक्चर क्रैक्स आ चुके हैं और फिर कब इनकी वजह शेयर क्रैक्स अब कब बनेंगे, ये ऐसी कोई थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती है। इसके लिए हम फिर वी यूज़ एम्पिरिकल इक्वेशंस। ठीक है, इसके लिए हम एम्पिरिकल इक्वेशंस यूज़ करते हैं इसको प्रिडिक्ट करने के लिए, यानी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके वहाँ से पैरामीट्रिक स्टडी करके हम फाइंड आउट करते हैं कि ये जो लोडिंग इंक्लाइंड शेयर क्रैकिंग जो प्रोड्यूस हो रही है ये किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। तो ये बेसिकली एम्पिरिकल इक्वेशन से हम करते हैं। तो इस केस में फिर यही होगा कि मतलब एक फ्लैगुलर क्रैक बनेगा और वो फ्लैगुलर क्रैक इट मे कन्वर्ट इनटू फ्लैगुलर शेयर क्रैक, और वो फिर जो है ना वो फ्लैगुलर जो शेयर क्रैक है इट विल पेनिट्रेट हायर इनटू द बीम कंप्रेशन जोन की तरफ। अगर मैं बात करूँ तो वो फर्दर पेनिट्रेट करेगा। अब इसमें आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, वो क्या है कि फ्लैगुलर क्रैक्स यहाँ तक गए हुए, ठीक है, ये फ्लैगुलर क्रैक्स आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ तक ये गए थे फ्लैगुलर क्रैक्स। ठीक है, इसका मतलब ये कि ये जो जोन है कहीं पे इसका मतलब एक न्यूट्रल एक्सिस तो लाई करेगा कहीं ना कहीं। लेट्स से न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे इस वक्त लाई करता है इस लोडिंग के ऊपर, यानी इस साइड पे टेंशन है और इस साइड पे कंप्रेशन है। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये जो फ्लेक्चर शेयर क्रैक्स है ये कंप्रेशन जोन के अंदर भी पेनिट्रेट कर रही है। दिस इज इंपॉर्टेंट। फ्लेक्चरल शेयर क्रैक्स तो कहाँ, जो प्योर फ्लेक्चरल क्रैक्स हैं वो तो सिर्फ टेंशन जोन में आएंगी ना, लेकिन जो फ्लेक्चरल शेयर क्रैक्स है दे पेनिट्रेट इनटू द कंप्रेशन जोन, और ये कंप्रेशन जोन के लिए जो अवेलेबल एरिया है होती वो कंप्रेशन जोन ही है, लेकिन वो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाली रीजन, अगर मैं सैगिंग की बात करूँ तो फ्लेक्चरल एक्सिस से ऊपर वाला रीजन होता है, लेकिन उसके अंदर भी ये क्रैक्स पेनिट्रेट कर जाते हैं। ये जो फिगर आपको नज़र आ रही है, ये वाली फिगर, ये फिगर है 5-21 और ये उसका ए पार्ट है। ये हमने शुरू में डिस्कस की थी चैप्टर 5 के अंदर, तो हमने उसमें ये जनरल कोई डिस्कशन और करनी थी, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो आपको क्रैक्स नज़र आ रहे हैं, ये वाले क्रैक्स, ये दीज आर बेसिक फ्लेक्चर शेयर क्रैक्स। अब इसमें चूँकि फ्लेक्चर जो है वो यानी इसमें हॉगिंग हो रही है, तो यहाँ पे फ्लेक्चर क्रैक्स अपीयर होंगे, और ये आपको नज़र आ रहा है कि उसके बाद ये इनकी ओरिएंटेशन इस तरह से जा रही है और इनकी ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से जा रही है। ओरिएंटेशन क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि शेयर जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा यहाँ पर, और यहाँ पे उसकी डिफरेंट डायरेक्शन होगी एज यू गो
थ्रू द सपोर्ट। शेयर के डायग्राम को अगर आप रिकॉल करें तो यहाँ पे वो जंप आएगा, जिसकी वजह से शेयर के जो साइन है वो यहाँ पे डिफरेंट बनेगा। उस वजह से ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है। यानी अगर मैं ड्रॉ करूँ कुछ पार्ट उसका शेयर डायग्राम का, तो वो इधर से, ये अगर सपोर्ट वाली जगह है तो ये इधर से आपको, मैं उस तरफ ड्रॉ नहीं कर रहा पूरा, ये आपको नज़र आएगा और फिर ये जंप करेगा इस तरह से आगे जाके आपको जंप्स नज़र आते हैं इसमें। तो ये सपोर्ट से पहले इसकी सेंस ये वाली, सपोर्ट के बाद ये वाली, तो फिर ये चूँकि डायरेक्शन चेंज हो रही होती है तो ये क्रैक्स अपनी ओरिएंटेशन चेंज करते हैं एज यू गो ओवर द सपोर्ट। ठीक है, इसमें ये डायरेक्शन और इसमें ये डायरेक्शन।